हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 वंस अगेन आई एम हियर। आज हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो एग्रीकल्चर चैप्टर में चैप्टर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, किसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो अगर हम देखें, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच इंक्लूडेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मतलब एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया में क्या आते हैं, जो हम नेचर की मदद से करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, हंटिंग है, डेयरी है। ये हम नेचर की मदद से कर रहे हैं। हंटिंग, माइनिंग, डेयरी, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फ्लावर भी उगाते हैं। अगर हम फल, फूल और सब्जी तीनों को मिक्सअप करते हैं तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ठीक है, हम जो भी फल, फूल, सब्जियां और क्रॉप्स उगाते हैं और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और जानवरों की रियरिंग करते हैं, उनको पालना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड की जाती है, उसी को एग्रीकल्चर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। वो फैक्टर बताने हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारी एग्रीकल्चर इफेक्टिव होती है। तो दैट आर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है फेवरेबल टोपोग्राफी। कहीं पर पहाड़ होते हैं, कहीं पर पठार होते हैं, कहीं पर मैदानी भाग होते हैं, तो फेवरेबल टोपोग्राफी होनी जरूरी है। सॉयल, मिट्टी की जो सॉयल है वो देखा जाता है, हर जगह की सॉयल अलग अलग होती है। अगला है क्लाइमेट। हर जगह की क्लाइमेट भी हम देख सकते हैं। वैसे इंडिया की पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो क्लाइमेट होगी वो एक ही है, सब ट्रॉपिकल और इरिगेशन। तो यहाँ पर ए इज सॉयल, 200 क्लाइमेट देखा जाएगा, और इरिगेशन। जिस जगह पर इरिगेशन ज़्यादा है वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, और जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को इफेक्ट डालती है। मिट्टी तो इफेक्ट डालती है और क्लाइमेट भी असर डालती है। जहाँ की क्लाइमेट फेवरेबल होती है वहाँ पर उस अकॉर्डिंग क्रॉप्स लगाई जाती है। जैसे कॉटन की क्रॉप्स के लिए हमें जिस तरह की क्लाइमेट चाहिए वो महाराष्ट्र में, क्योंकि सी एरिया है, ब्रिज बहती है वहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी तरह से रबर का प्लांटेशन केरल में होता है, क्योंकि केरल में वो फेवरेबल क्लाइमेट है। वहाँ पर मिट्टी के अकॉर्डिंग भी, जिस तरह की गंगा डेल्टा का मैदान है वहाँ पर चावल ज़्यादा उगाया जाता है। मिट्टी, क्लाइमेट और इरिगेशन, ये तीन एक फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट डालते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। ये मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, देख लेंगे आप। डिसएडवांटेज, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के एडवांटेजेस तो शायद आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है कह रहा है ये, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द टाइप ऑफ फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस तरह की फार्मिंग होती है इन विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आर शिफ्टेड, जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, शिफ्ट की जाती हैं फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। यानी कि एक जगह पर खेती की जाती है, एक जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो जगह बदल दी जाती है। शिफ्ट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर
व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ध्यान दीजिए इस बात को, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द फार्मर इज डिमिनाइज, जब उस पहले वाली जगह की लैंड की फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, तब वो क्या करते हैं, जो नोमैड्स होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, नोमैड्स लोग उस जगह को बदल देते हैं। दे चेंज द प्लेस एंड दे ट्राई टू सर्च द न्यू प्लेस, नया प्लेस सर्च करते हैं। तो ऐसी फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसी फार्मिंग है जिसमें शिफ्टेड, जिस एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो एक फील्ड से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करती जाती है। कब? जब उस जगह की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती। तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसा हम जानते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, इन द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वी कट द ट्रीज एंड देन लेट द फायर, उनमें आग लगा देते हैं काटने के बाद, और उससे जो राख ऐश निकलती है उसको हम खेतों में छिड़क देते हैं मैन्योर के रूप में। तो उसके बाद फिर खेत तैयार करके टिलिंग करके उसमें बीजों को छिड़का जाता है। और जब विद इन 1 और 2 ईयर्स, जब लगातार उसमें एग्रीकल्चर करने के बाद उस लैंड की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ दैट एरिया बिगेन टू रिड्यूस, द नोमैड्स शिफ्ट दैट फ्रॉम दैट प्लेस इन द सर्च ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। नए एग्रीकल्चर लैंड में दोबारा वो उस जगह के पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं और उनकी राख को खेत में छिड़क देते हैं। तो हर स्टेट में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम मैं बताना चाहूँगा स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब काट देना, बर्न मतलब जला देना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है इसका नाम, और एक और नाम है इसका झूमिंग कल्टीवेशन। तो 3 नाम आपको आज आ गए। एक तो शिफ्टिंग, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है वो जगह शिफ्ट करते रहते हैं जब फर्टिलिटी कम हो जाती है उस एरिया की। दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न, काटना उसके बाद जला देना। तीसरा इसका नाम है झूमिंग कल्टीवेशन। इस तरीके से ये 3 नामों से जाना जाता है, और हर स्टेट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में पोड़ू बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, हर जगह पर इसके नाम अलग अलग है। तो आइए जानते हैं क्या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने से जो नोमैड्स लोग किसी जगह के पेड़ों को काट देते हैं, उसके बाद उनको जला के, जो आधे से पेड़ काटते हैं, ताकि आधे से पेड़ काटने के पीछे इनका एम ये होता है कि सन की रेज आसानी से क्रॉप्स में पड़े, क्योंकि अगर क्रॉप्स में छाया होगी तो क्रॉप्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी सनरेज के अभाव में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स के, कल्टीवेशन के? लेट अस सी। डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा मात्रा में जो नोमैड्स होते हैं किसी जगह के पेड़ों को काट देते हैं, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। दूसरा सॉइल इरोजन, अभी पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने से सॉइल इरोजन होता है, भूमि का अवर्धन होता है। स्मॉल पैचेज, जो कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे खेत तैयार कर लेते हैं, स्मॉल पैचेज कर लेते हैं, बड़े भूभाग को स्मॉल पैचेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सही नहीं माना जाता। नॉट सफिशियंट फॉर फीडिंग लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, यानी भरण पोषण के लिए तो कहीं भी ये उपयुक्त नहीं दिखती है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द लार्ज पॉपुलेशन। तो हमने यहाँ इसके डिसएडवांटेजेस देखे, शॉर्टकमिंग्स, इसकी जो कमियाँ हैं वो देखे कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, और लार्ज पॉपुलेशन के फीड के लिए सही नहीं है। और एक और बात बताना चाहूँगा बेटा मैं, आग लग जाती है, इट में कॉज फायर इन जंगल, लिख सकते हैं आप, इट में कॉज फायर इन जंगल। जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि वो जंगलों को जलाते भी तो हैं, और इस तरह से कई सारे जंगली जानवर की मौत हो जाती है, ऐसा भी देखा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, किसे बोलते हैं हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। वाणिज्यिक कृषि का ही एक दूसरा प्रकार है। यानी कि अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहें जिसमें हम पौधों को प्लांट करते हैं,
रोपा जाता है पौधों को, उसको प्लांटेशंस बोलते हैं। यानी एक ही तरह के कई तरह के पेड़ों को लगाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, चाय के बागान, कॉफी के बागान, या आम के बागान, केले के बागान। तो ये सब क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स में आएंगे। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक प्रकार है, वाणिज्यिक कृषि का। वाणिज्यिक कृषि उनको बोलते हैं जो हम व्यापार करने के उद्देश्य से लगाते हैं। जैसे ग्राउंडनट है, जूट है, शुगर केन है, कॉटन है, टी है, राइस है, जो कॉमर्शियल यानी व्यापार कर ट्रेड करने के उद्देश्य से हम प्रोडक्शंस करते हैं, वो कॉमर्शियल एग्री। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक रूप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी। इट इज अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग विच रिसेंबल्स फैक्ट्री प्रोडक्शंस। एक सिंगल क्रॉप्स जो होती है फार्मिंग की जाती है, सिंगल क्रॉप्स यानी एक ही प्रकार की क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है, विच रिसेंबल जो फैक्ट्री प्रोडक्शंस में काम आती है, रिसेंबल्स करते हैं। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर। और जब प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे चाय के बागान जहाँ होते हैं या कॉफ़ी के बागान हम कह सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लेबर्स एंड कैपिटल्स इज रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड कह सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, ज़्यादा मात्रा में, और लेबर भी कैसे, स्किल्ड जो होते हैं, जो इस काम में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, उनको हायर किया जाता है। और कैपिटल तो चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए। उतने बड़े हेक्टेयर में चाय के बागान लगाए जाते हैं, और सस्ते चीप एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर होती है। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से वो रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दे प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन फैक्ट्री। तो प्रोसीड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है फार्म में या इटसेल्फ, या तो उनके खुद के फार्म होते हैं जहाँ तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, या फैक्ट्रीज में। क्रॉप्स लाइक बनाना, अगर हम बात करें कि प्लांटेशन में कौन कौन सी फसलें आती हैं, वो हैं क्रॉप्स लाइक बनाना, रबर, टी, कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन। प्लांटेशन की फसलों में, प्लांटेशंस एग्रीकल्चर में बनाना, रबर, टी, कॉफ़ी प्लांट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फाइबर क्रॉप। रेशे वाली फसल के नाम बताने हैं आपने। एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके साथ साथ दो रेशे की फसलें बतानी है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फाइबर क्रॉप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, फाइबर क्रॉप में कॉटन आता है, कॉटन एक फाइबर क्रॉप है। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। कोको एक फाइबर क्रॉप है। सिल्क भी एक फाइबर क्रॉप है। रेशे वाली जो फसल होती है। आइए जानते हैं जो 2 फाइबर क्रॉप्स मैंने बताई उनके बारे में, कि कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसमिक दशाओं में उनकी वृद्धि के लिए जरूरी माने जाते हैं। 2 फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट। तो ठीक हो गया, 2 रेशे वाली जो फसल है कॉटन और जूट है। कंडीशन जो रिक्वायर्ड है इनके लिए, आइए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें इनकी ग्रोथ होती है। कॉटन की अगर हम बात करें, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर लिखेंगे आप, TEMPERAT यहाँ पर लिखा है मैंने। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा है, आप समझिएगा। टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, TEMPERATURE। ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कॉटन के लिए। जूट के लिए भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर। दोनों के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, चाहे कॉटन हो या जूट हो। ठीक हो गया, कि दोनों फाइबर क्रॉप्स हैं। दूसरा, कॉटन की अगर हम बात करें, लाइट रेनफॉल 210, कम हल्की बारिश चाहिए, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए इसमें। फ्रॉस्ट, कोहरा लगा हो, कोहरा ज़्यादा सही माना जाता है। फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन और चमकीली धूप चाहिए जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ के टाइम पर। और जब इसकी ग्रोथ हो रही है, बारिश तो चाहिए, शावर, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। ज़्यादा बारिश में क्या होगा, हो सकता है इनमें फूल ना बने, जो कपास के फूल बनते हैं वो ना बने। तो इसकी ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन यानी कि चटकीली धूप, सुना होगा आपने, चटकीली धूप चाहिए। और जूट के लिए
ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। जहाँ कॉटन के लिए कम रेनफॉल चाहिए, दोनों के लिए टेम्परेचर तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन कॉटन के लिए लाइट रेनफॉल चाहिए और जूट के लिए हैवी रेनफॉल चाहिए। ठीक उल्टा। अब बात करेंगे कॉटन की कि हमें किस तरह की मिट्टी में कॉटन होता है। ग्रो वेल इन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, अच्छी तरह से फलता फूलता है। जो काली मिट्टी और एल्यूवियल सॉइल होता है, जलौढ़ मिट्टी, इन दोनों प्रकार की मिट्टी में कॉटन बहुत होता है। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। एक कारण ये भी है वहाँ कॉटन उगने का। दूसरा, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल है कॉटन के उगाने के लिए। इसी तरह से अगर हम जूट की बात करें, जूट के लिए ग्रो वेल इन एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में जलौढ़ मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी है, उसमें ज़्यादा अच्छा पनपता है जूट। एरिया ऑफ कल्टीवेशन, जो कॉटन जहाँ जहाँ कॉटन होता है संसार में, वो एरिया देख लेते हैं। चाइना में, यूएसए में, इंडिया में और ब्राज़ील में। इंडिया में भी कॉटन का ब्रिटिश पीरियड में तो हमने पढ़ा भी था हिस्ट्री में कि बहुत अच्छी प्रकार का कॉटन यहाँ उगाया जाता था, जिसकी फॉरेन यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। इसी तरह से हम एरिया प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करें, एरिया प्रोडक्शन जो जूट का है, जूट में तो हम जानते हैं इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है। जब बांग्लादेश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान जो था वहाँ पर 1971 में बना, तो तब तक पाकिस्तान में बहुत अच्छी मिलें थी, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था उस टाइम पर, आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद बांग्लादेश का जब बांग्लादेश जब एक नया कंट्री के रूप में, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का एक नया देश का उसको टैग मिला, उसके बाद से बहुत सारी अच्छी अच्छी जो जूट मिला थी वो वहाँ चली गई। तो इसीलिए इंडिया को बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है बांग्लादेश से आज की डेट में जूट के क्षेत्र में, अगर मैं आपको बताऊं तो। ओवरऑल इंडिया और बांग्लादेश जो है कि एक मैं कह सकता हूँ ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर और स्कोप है यहाँ पर। इंडस्ट्रियाँ तो यहाँ पर, लेकिन भारत में हम देखते हैं ना, जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो पुरानी हैं, मशीनें पुरानी है, यहाँ पर ऑब्सोलीट है और ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता है। जो आजकल जो सिंथेटिक्स यूज ज़्यादा करते हैं जूट के बदले में, जूट तो मुझे लगता है कि पॉल्यूशन फ्री भी है, इको फ्रेंडली माना जाता है जूट। गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं जूट की बात बताऊं, जूट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, सोने का रेशा कहलाता है। तो इको फ्रेंडली है भाई, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए इसके लिए और इंडियन बांग्लादेश में ज़्यादा मात्रा में होती है। इसी तरीके से आई होप you have written. Now come to the take the correct answers. अगर इसमें देखें हम, हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, किसे बोलते हैं, मैंने बताया था बेटा, फल फूल और सब्जी। फल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फल हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट वेजिटेबल, और एक और बच गया फ्लावर्स, फूल भी होते हैं इसमें। तो इनको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। गोल्डन फाइबर, अभी भी बात की थी, गोल्डन फाइबर रिफर्स टू टी तो नहीं होता है, चाय को नहीं बोलते हैं गोल्डन फाइबर, वैसे भी चाय तो फाइबर है ही नहीं, सीधे ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। कॉटन की अगर हम बात करें, देखें कॉटन और जूट दोनों ही फाइबर क्रॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोल्डन फाइबर का टैग मिला हुआ है वो जूट को मिला हुआ है, सोने का रेशा है। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, ब्राज़ील में। अगर हम टी की बात करें, टी और कॉफ़ी दोनों क्या है, पेय पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कॉफ़ी की बात करें, ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, बेस्ट प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है वहाँ पर। इंडिया तो चाय में नंबर 1 है, जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी बोलेंगे तो इंडिया हो जाएगा। रशिया तो गेहूं में रशिया में गेहूं ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से दे MCQs क्वेश्चन आर completed. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द गिव रीजन्स करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग में।